हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्थिति कैसी थी उत्तर वैदिक काल में, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल के हर एक एस्पेक्ट को देखा, उसके राजनीतिक स्वरूप, सामाजिक स्वरूप, आर्थिक स्वरूप और धार्मिक स्वरूप को। फिर हमने उत्तर वैदिक काल में कैसे सभ्यता का प्रसार हुआ, पश्चिम से पूर्व की ओर आर्य बढ़ते चले गए, कैसे राजनीतिक स्वरूप में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का जन्म हुआ, एक प्रगतिशील आर्य सभ्यता में क्या परिवर्तन के तत्व दृष्टिगोचर होते हैं 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 1000 बीसी से 600 बीसी तक क्या परिवर्तन आता है। क्योंकि पहली बार लोहे का प्रयोग भी भारत में इसी युग में शुरू हुआ। अब जंगल साफ करना आसान हो गया, है ना। अब पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का भी जन्म हुआ और सामाजिक स्वरूप में भी उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्वरूप में भी व्यापक परिवर्तन आया। इस तथ्य को हम लोग इस वीडियो के तहत जानेंगे और उसके हर एक एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में आपने देखा था कि आर्य जो थे वो बिल्कुल सरल और सहज जीवन जीने वाले लोग, यायावरी जीवन जीने वाले लोग, चारागाह की तलाश में, पशुओं की तलाश में इधर उधर भटकने वाले लोग, लेकिन योद्धा थे। क्योंकि नए नए स्थानों पर जाते थे, भ्रमणशील थे, स्थानीय लोगों के साथ उनका संघर्ष होता था, इसलिए अस्त्र शस्त्र से लैस थे। लेकिन इनके अगर हम सामाजिक स्वरूप को देखें तो बिल्कुल कबीलाई स्वरूप था, ना ही वर्ग था, ना ही संस्था थी, ना ही जाति था, बिल्कुल सरल और सहज समाज जो है वो आर्य है। और आपने देखा कि ऋग्वैदिक काल में किस तरह से पहली बार वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई। अभी भी ऋग्वैदिक काल में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आया है। वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में रंग के आधार पर, फिर कर्म के आधार पर, पुरुष प्रधान समाज था ऋग्वैदिक काल में, पितृसत्तात्मक समाज था। इन सब बातों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन आता है। उत्तर वैदिक काल में भी जो समाज है वो एक पुरुष प्रधान समाज है। दूसरी बात, पितृसत्तात्मक समाज है। सामाजिक व्यवस्था का आधार जो है वो परिवार है। मैंने कहा कि परिवार का जो पुरुष, सबसे वरीय पुरुष है या पिता है, वही परिवार का मुखिया होता है। गृह सूक्त में हमें बड़े बड़े परिवारों का उल्लेख भी मिलता है और इसका परिवार जो होता था उसमें रक्त संबंध का बहुत अधिक महत्व था। संयुक्त परिवार की अवधारणा थी, पितृसत्तात्मक समाज था। अगर हम देखें तो पहले स्टेज में आप लोगों ने देखा, पहले स्टेज में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, इसको समझना बहुत अधिक जरूरी है, चतुर्वर्ण व्यवस्था जो हमारे जाति व्यवस्था का भी, जो वर्तमान में जो जाति व्यवस्था है उसका ओरिजिन वर्ण व्यवस्था ही है। और आपने ऋग्वैदिक काल में देखा 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच जो वर्ण शब्द आया, सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वो रंग के आधार पे आया था। और इस आधार पर समाज दो भागों में बटा, एक जो आर्य हैं, जो गोरे हैं, और दूसरे जो अनार्य हैं, काले हैं। तो रंग के आधार पर पहली बार रंग के आधार पर वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई, अर्थात वर्ण जो था वो रंग के अर्थ में आया। ऋग्वैदिक काल के ही दूसरे फेज में हम लोग देखते हैं कि वर्ण शब्द जो था, वर्ण शब्द वो वृत्ति अर्थात कर्म अर्थात व्यवसाय के अर्थ में आया, ऑक्यूपेशन के अर्थ में आया,
जो जैसा काम करता था उसकी वैसी जाति होती थी या वर्ण होता था। और इस आधार पर दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि वर्ण शब्द वृत्ति के अर्थ में आता है, और इस आधार पर एक अनौपचारिक विभाजन आपने देखा था कि 4 भागों में हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आर्य थे, और जो सेवक वर्ग था या अनार्य तत्व था उसको शूद्र का दर्जा दिया गया था। और पहली बार आप लोगों ने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में चारों वर्ण का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ, जहां चारों वर्णों की तुलना विराट पुरुष के शरीर से की गई थी। मुख से ब्राह्मण की, भुजा से क्षत्रिय की, जंघा से वैश्य की और पैर से शूद्र की। लेकिन ये कोई सोपान क्रम नहीं है कि मुख से ब्राह्मण की मतलब ब्राह्मण सबसे ऊपर है। इस तरह की व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में स्थापित नहीं हुई थी। मैंने बताया था कि ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है। ब्रह्म अर्थात ज्ञान, जो ज्ञान अर्जित करता है, जो अध्ययन अध्यापन करता है, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय शब्द की उत्पत्ति क्षेत्र से हुई, जो सुरक्षा प्रदान करता है, जो योद्धा है, वो क्षत्रिय है। वैश्य शब्द की उत्पत्ति विष धातु से हुई। विष मतलब लोगों का समूह। रेस्ट आर्य जो बच गए, जो उत्पादन का काम करते थे, कृषि कार्य में संलग्न थे, आर्ट एंड क्राफ्ट से संलग्न थे, अर्थोपार्जन में लगे हुए थे, वो वैश्य कहलाए और शूद्र सेवक वर्ग था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये दोनों अवस्थाएं, ऋग्वैदिक काल अर्थात 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच का ये समय है। और इस काल में एक अनौपचारिक विभाजन होता है। जटिलता नहीं आई है समाज में। ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय हो सकता है, क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण का बेटा वैश्य हो सकता है, वैश्य का क्षत्रिय या ब्राह्मण हो सकता है। क्योंकि ऋग्वेद में एक जगह चर्चा मिलती है कि एक छात्र कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता चिकित्सक हैं, मेरी मां अनाज पीसती है। अर्थात एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग रहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, और यह चतुर्वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से समाज में स्थापित हो गई। उत्तर वैदिक काल का वर्ण व्यवस्था की अगर हम चर्चा करें, वर्ण व्यवस्था की अगर हम चर्चा करें तो उत्तर वैदिक काल आते आते इसका आधार रक्त हो गया, और वर्ग विभेदीकरण की जो नीति थी वो समाज में अपनी जड़ें फैलानी उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ कर दी। और पहली बार सामाजिक जटिलता आर्य समाज के अंतर्गत हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, जब वर्ण व्यवस्था का आधार रक्त हो जाता है और समाज 4 वर्णों में बंट जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसका आधार रक्त है। मतलब अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य और शूद्र का शूद्र। और जहां आपने देखा कि ऋग्वेद में चारों वर्णों की तुलना विराट पुरुष के शरीर से की गई है, वहीं उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में चारों वर्णों की तुलना ब्रह्मा या प्रजापति के शरीर से की गई है। अब मुख से ब्राह्मण की, चूंकि ब्राह्मण का काम अध्ययन अध्यापन करना है, ब्रह्म धातु से यह वर्ण स्थापित हुआ,
तो जो अध्ययन अध्यापन करता है, वेद का पाठ करता है, समाज का नियमन करता है, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय, इसका काम शासन करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। तो एक तरह से समाज में ये दोनों वर्ग शासक वर्ग के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इनके कार्य निर्धारित हैं। ब्राह्मण का काम है वेद का अध्ययन करना, अध्ययन अध्यापन करना, हर समाज का नियमन करना, ये ब्राह्मण का काम है। ब्राह्मणों को उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में सोमपाई अर्थात भ्रमणशील, अदाई अर्थात दान लेने वाला कहा गया है। और एक शासक वर्ग के रूप में ब्राह्मण, क्योंकि दोनों के विशेषाधिकार हैं, ब्राह्मणों के भी और क्षत्रियों के भी। ये उत्पादन कार्य में संलग्न नहीं है ना। तो हम देखते हैं कि जो ये तीसरा वर्ग है, वैश्य वर्ग, जिसकी उत्पत्ति विष धातु से हुई है। विष का मतलब होता है लोगों का लिस्ट। आर्य जो बच गए, जो वैश्य थे, जो उत्पादन के कार्य में संलग्न थे, उन्हें वैश्य कहा गया। जो कृषि कार्य में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, ट्रेड में, इन सब कामों में जो संलग्न थे, उन्हें वैश्य कहा गया। और कर का बोझ, टैक्स का बोझ, जैसा कि आपने देखा उत्तर वैदिक काल में बलि नामक कर जनता पर लाद दिया गया और उत्पादन का 1/16वां भाग बलि के रूप में लिया जाता था। इस कर का बोझ सबसे अधिक वैश्य वर्ग पर था, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय उत्पादन के कार्य में संलग्न नहीं है। इनके पास विशेषाधिकार है, लेकिन उत्पादन के कार्य में संलग्न है वैश्य। इसलिए कर का सर्वाधिक बोझ जो है वो वैश्य वर्ग पर है। इसलिए वैश्य वर्ग को उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में अनस्य बलिकृता कहा गया। अनस्य बलिकृता अर्थात बलि मतलब टैक्स, कर का सर्वाधिक बोझ जो था वो वैश्य वर्ग पर था। और शूद्रों की स्थिति समाज में सबसे दयनीय थी। ये सेवक वर्ग था। हालांकि अस्पृश्यता, छुआछूत की भावना उत्तर वैदिक काल में नहीं थी, लेकिन शूद्रों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। उसे कामोत्थाप्य मतलब उखाड़ कर फेंकने योग्य, यथा कामबद्ध, जब इच्छा हो इनकी हत्या कर देनी चाहिए, इस तरह के गंदे विचार शूद्रों के प्रति। चूंकि यह समाज के सबसे नीचे, सबसे दयनीय स्थिति जो थी वो शूद्रों की थी। इस तरह का सामाजिक समीकरण उत्तर वैदिक काल से समाज में बनना प्रारंभ हो जाता है, जब रक्त के आधार पर व्यक्ति, किसी व्यक्ति समूह को हेय दृष्टि से देखा जाता। इस तरह की परिकल्पना उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं। हालांकि मैत्रायणी संहिता में धनी शूद्रों का भी जिक्र है। शतपथ ब्राह्मण में यह कहा गया है कि शूद्र सोम यज्ञ कर सकते हैं। इस तरह की भी बातें हमें मिलती है। अगर हम देखें तो बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में यह कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी जीव समान है। ब्रह्मलोक में सभी जीव समान है। अब ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का हमें उल्लेख मिलता है।
कि चारों वर्णों के लिए कर्तव्य भी निर्धारित है। वर्ण आधारित व्यवसाय होता था। ब्राह्मण का व्यवसाय या कर्म जो है वो वैश्य नहीं अपना सकता था, वैश्य का क्षत्रिय नहीं अपना सकता था। हर एक वर्ण के कर्म या ऑक्यूपेशन या व्यवसाय निर्धारित होते थे। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का हमें उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों के लिए अलग अलग अंत्येष्टि प्रक्रिया का भी हमें उल्लेख मिलता है। हालांकि वर्ग विभेदीकरण का प्रारंभिक स्वरूप, वर्ण के आधार पर विभेदीकरण का प्रारंभिक स्वरूप हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में। अर्थात इस युग में चतुर्वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से स्थापित हो गई। यहां तक कि संबोधनों में भी अलग अलग संबोधन यूज होते थे चारों वर्णों के लिए। अगर हम बात करें तो ब्राह्मण को अगर पुकारना है तो उनके लिए ए ही शब्द का प्रयोग होता था, अर्थात आइए। क्षत्रिय के लिए आगही, अर्थात आओ। वैश्य के लिए आद्रव, जल्दी आओ। और शूद्र के लिए आधाव, दौड़ कर आओ। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में जहां आपने आर्य सभ्यता के अंतर्गत देखा कि कितना सरल और सहज स्वरूप था प्रारंभिक आर्य समाज का, जहां आर्य किसी ना किसी कबीले से जुड़े होते थे और उनकी आइडेंटिटी वो कबीले का नाम होता था। जैसे भरत कबीला, द्रुह कबीला, ब्रीहि कबीला, त्रिशूर कबीला, क्रीवी कबीला, है ना, ये सब कबीले के नाम थे, वही उनकी आइडेंटिटी होती थी। आर्यों के बीच कोई विभाजन नहीं था, जो थे वो आर्य थे। और ये वर्ण व्यवस्था जो पहले रंग के आधार पर स्थापित हुई, जब आर्य लोग भारत आए 1500 ईसा पूर्व के आसपास और यहाँ के स्थानीय लोगों को अपने सामाजिक समीकरण में जब शामिल किया, शत्रु भाव में ही से ही, वैमनस्यता के भाव में ही से ही, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को अनार्य कहा और पहली बार अनार्यों को अपने सामाजिक समीकरण में शामिल किया, तो वर्ण व्यवस्था रंग के आधार पर स्थापित हुई, फिर कर्म के आधार पर स्थापित हुई। और ऋग्वैदिक काल में 4 वर्णों में एक अनौपचारिक विभाजन होता है। जटिलता अभी तक नहीं आई है, जटिलता आती है उत्तर वैदिक काल में, जहां वर्ग विभेदीकरण पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय जो जिनकी भूमिका एक शासक वर्ग के रूप में है, जिनके पास विशेषाधिकार है, जो उत्पादन के कार्य में संलग्न नहीं है, उनकी भूमिका सीमित है। ब्राह्मणों की भूमिका अध्ययन, अध्यापन, वेद का अध्ययन करने से लेकर समाज के नियमन तक है। जो राजा के चीफ एडवाइजरी का भी काम ये ब्राह्मण करते हैं, उसी तरह क्षत्रिय का काम सुरक्षा से संबंधित है, शासन से संबंधित है। उत्पादक वर्ग मात्र वैश्य वर्ग है, इसलिए कर का सर्वाधिक भार जो है वो वैश्य वर्गों पर है। और शूद्र की स्थिति सबसे दयनीय है। और इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जटिलता प्रारंभ हो जाती है। सामाजिक स्वरूप में अन्य परिवर्तन भी देखे गए उत्तर वैदिक काल में, जिसकी चर्चा हम करेंगे। नारियों की स्थिति, नारियों की स्थिति उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई। पुत्री के जन्म को हतोत्साहित किया गया,
पुत्र को परिवार का, कुल का रक्षक माना गया, पुत्रियों को दुख का कारण माना गया। एक गलत सोच, जहां आपने देखा कि ऋग्वैदिक काल में नारियों की स्थिति बहुत ही अच्छी है, उन्हें सम्मान प्राप्त है, उन्हें कई अधिकार प्राप्त हैं। बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं का कोई मतलब ही नहीं है ऋग्वैदिक काल में। वहीं उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्वरूप में भी परिवर्तन आता है, नारियों की दशा में भी इस युग में गिरावट आती है। नारियों को, पुत्रियों के जन्म को हतोत्साहित किया जाता है। यहां तक कि उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों की अगर हम बात करें तो मैत्रायणी संहिता में नारियों की तुलना मदिरा और पासा से कर दी गई है। नारियों की तुलना मदिरा और पासा से कर दी गई है। वहीं अथर्ववेद में किसी भी स्त्री के 4 पति बता दिए गए। इंद्र, सोम, गंधर्व और चौथा बेचारा वास्तविक पति। इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में पूरी तरह से नारियों को पुरुष के अधीन कर दिया गया। एक पुरुष प्रधान समाज की जो मानसिकता होती है, जो भी नियम कानून बनाए भी गए महिलाओं को लेकर, उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं थी। बृहदारण्यक उपनिषद में एक उल्लेख भी है, जब गार्गी और याज्ञवल्क्य बहुत बड़े विद्वान और ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम था गार्गी, जो उनसे भी बड़ी शायद विदुषी थी, और दोनों के बीच डिस्कशन हो रहा था समिति में। समिति नॉर्मली हम लोग राजा के जो दरबार हैं उसकी तुलना कर सकते हैं कि दरबार में प्रश्नोत्तर चल रहा था गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच। और जब गार्गी जीतने लगती है तो याज्ञवल्क्य बड़ी भरी सभा में गार्गी को डांट कर चुप करा देता है, कहता चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हारा सर फोड़ देंगे। ये बताता है कि कैसे अब धीरे धीरे महिलाओं को, स्त्रियों को पुरुष के अधीन कर दिया गया। बाल्यावस्था में पिता के अधीन, किशोरावस्था में भाई के अधीन, जब वो यंग होती हैं तो पति के अधीन, जब वो वृद्धावस्था में आती हैं तो पुत्र के अधीन। इस तरह की मानसिकता उत्तर वैदिक काल में डेवलप होनी शुरू हुई। ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आना शुरू हुआ। इस तरह की फीलिंग जो जेंडर पर आधारित फीलिंग है, लिंग पर आधारित फीलिंग है, भेदभाव है, उसका भी बीजारोपण उत्तर वैदिक काल में हो गया। तो कुल मिलाकर नारियों की दशा उत्तर वैदिक काल में दयनीय होती चली गई। पुत्र को कुल का रक्षक माना गया, पुत्रियों को दुख का कारण माना गया। इस तरह की बातें कई उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में हमें देखने को मिलती है। चलिए कई तरह की अवधारणाएं भी समाज के साथ जुड़ी। एक तो उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि गोत्र की अवधारणा सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में आया, और ये गोत्र शब्द जो उत्पत्ति हुई है वो गोष्ठ से हुई। गोष्ठ मतलब होता है गोबर, गाय का, पशुधन का गोबर या गोधन। इसके तहत क्योंकि एक कुल में जो जितनी भी गायें होती थी उनका गोबर एक जगह इकट्ठा रखा जाता था, तो एक कुल से उत्पन्न व्यक्ति को समान गोत्र का माना गया। पहले तो गोत्र की अवधारणा आई, जहां एक कुल से जन्मे व्यक्ति को समान गोत्र का माना गया।
बाद में प्रवर की अवधारणा गोत्र के साथ जुड़ गई और प्रवर में पूर्वजों को भी जोड़ा गया। सिर्फ एक कुल से उत्पन्न व्यक्ति ही नहीं बल्कि उनके पूर्वजों को भी इस अवधारणा के तहत जोड़ा गया। इस तरह से शुरुआत प्रारंभ में 7 गोत्र जो 7 ऋषियों के नाम से थे, 7 गोत्र का प्रचलन था। काश्यप गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, काश्यप गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, भृगु गोत्र, गौतम गोत्र, भारद्वाज गोत्र, अत्रि गोत्र, विश्वामित्र गोत्र और अगस्त्य गोत्र। ये 8वां इसमें जुड़े अगस्त्य मुनि, क्योंकि अगस्त्य मुनि को ही श्रेय जाता है। दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता के प्रसार का श्रेय अगस्त्य मुनि को जाता है। इस बाद में अगस्त्य मुनि भी 8वें गोत्र के रूप में जुड़े। प्रारंभ में 7 गोत्र ही था, 8वें गोत्र के रूप में अगस्त्य मुनि। तो गोत्र की अवधारणा सबसे पहले जो है वो उत्तर वैदिक काल में आई। और हम लोग देखेंगे वैसे जो सामाजिक ग्रामीण सभ्यता थी, उत्तर वैदिक काल भी एक ग्रामीण सभ्यता थी। परिवर्तन आ रहे थे, सामाजिक स्वरूप में भी परिवर्तन आ रहे थे, अर्थव्यवस्था में भी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन आया। लेकिन धर्म के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन आया और धर्म का समाज पर एक बहुत बड़ा प्रभाव था। धार्मिक आधार पर भी कई ट्रेंड डेवलप होता है समाज में, जिसके पीछे एक वैज्ञानिक अवधारणा भी है, एक प्रच्छन्न मंतव्य भी है। लेकिन सामाजिक स्वरूप पर धर्म का एक व्यापक प्रभाव था और कई प्रथाएं, कई ट्रेंड डेवलप करता है उत्तर वैदिक काल में, जिसकी चर्चा अभी से बेहतर होगा हम तब आपको बताएं जब धार्मिक स्वरूप की चर्चा करें। तब हम लोग चर्चा करेंगे जैसे पुरुषार्थ की अवधारणा की। पुरुषार्थ क्या था? 16 संस्कार की अवधारणा आई इस युग में। तो 16 संस्कार कौन कौन से थे, इस बात की चर्चा भी हम लोग करेंगे। इस बात की भी चर्चा हम लोग करेंगे कि 16 संस्कार क्या थे, कितने तरह के ऋण होते थे, इन सब बात की भी चर्चा। कितने तरह के यज्ञ होते थे, क्योंकि यज्ञों की प्रतिष्ठा उत्तर वैदिक काल में बढ़ी। बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया गया। तो धार्मिक स्वरूप के अंतर्गत अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग अधिक समझ भी पाएंगे। और यहाँ पे मैंने बताया था गोत्र के बारे में, और सम गोत्र मतलब एक समान गोत्र में विवाह करना निषिद्ध था। समान गोत्र में शादी नहीं कर सकते थे। अगर किसी ने ये गलती कर दी है उसे चंद्रायन नामक, पश्चाताप में चंद्रायन नामक यज्ञ भी कराना होता था। विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में विवाह का उस समय ये जो कंसेप्ट आया विवाह का, जिसका मूल रूप से उद्देश्य विवाह का होता था पुत्र रत्न की प्राप्ति करना। कोई भी पुरुष तब तक अधूरा माना जाता था जब तक उसका विवाह नहीं होता था। और यज्ञ में भी बिना पत्नी के कोई यज्ञ में नहीं बैठ सकता था। और जो उत्तर वैदिक कालीन साहित्य है, और पत्नी को जायदेस्तम कहा गया है, अर्थात पत्नी ही घर है, गृह है। इस तरह की चर्चा हमें मिलती है साहित्यों में, तत्कालीन साहित्यों में। तो इस तरह से विवाह को एक संस्थागत आधार दिया गया। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन था। लेकिन ये ट्रेंड आगे चलकर डेवलप हुआ, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे निश्चित रूप से। और हालांकि क्षत्रिय, अगर कोई क्षत्रिय शासक है तो वो साधु संतों से या बड़े बड़े ऋषियों से अपनी पुत्री की शादी करते थे। इस तरह की चर्चा उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों से मिलती है। लेकिन ये एक अपवाद है। नॉर्मली अपने ही वर्ल्ड में शादी होती थी, समान गोत्र में विवाह नहीं होता था। और हम लोग ये सामाजिक स्वरूप पर आज हम लोग चर्चा की। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल के अर्थव्यवस्था, क्योंकि एक व्यापक परिवर्तन आया अर्थव्यवस्था में, और इसका सबसे बड़ा कारण था कि लोहे की खोज हो गई थी। अब कृषि भूमि की उपलब्धता बढ़ती चली गई और स्थायित्व आया आर्य सभ्यता के अंतर्गत, एक स्टेबिलिटी आई। इन तमाम पक्षों को हम जानेंगे। और उस समय क्या आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थिति थी, ट्रेड की क्या स्थिति थी, करते थे या नहीं करते। जैसे कि हम लोग ऋग्वैदिक काल में देखें कि आर्य लोग
पारगमन व्यापार में संलग्न नहीं थे। उसमें अनार्य लोग ज्यादा थे, आर्य लोग घृणा करते थे जिनसे, पणी, बेलबूत, विरुक्ष। तो हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आया अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तब हम लोग धार्मिक स्वरूप की चर्चा करेंगे अलग अलग पार्ट में। अभी अगले पार्ट में हम लोग उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल के धर्म की चर्चा करेंगे। इसी के साथ यह वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में बहुत जल्द ही आप लोगों से भेंट होगी। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं, अधिक से अधिक छात्र जो अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस की या एसएससी लेवल की किसी एग्जामिनेशन की, तो उनके जनरल स्टडीज में के लिए ये काफी उपयोगी होने वाला है। तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच शेयर भी करें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, इससे हौसला अफजाई होती है और आपके हौसले अफजाई की हमें जरूरत है। और आप लोग समर्थन दें, सपोर्ट करें, ताकि हमें भी वीडियो बनाने में मजा आए।